10 अप्रैल 1912 का वो दिन, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह। मतलब वहां जो हलचल थी ना, वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल, वो कोई आम दिन तो था ही नहीं। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जहाज अपने पहले सफर पर न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था। मतलब ये कोई साधारण समुद्री यात्रा नहीं थी। सही कहा। ये तो उस दौर के मानव अहंकार और इंजीनियरिंग के चरम का एक जीता जागता सबूत था। एकदम सही। इस जहाज पर उस समय के सबसे अमीर उद्योगपतियों से लेकर एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे आम मजदूर तक सवार थे। और उस विशालकाय ढांचे को एक नाम दिया गया था जो बाद में इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य बन गया है ना, अनसिंकेबल, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। जी बिल्कुल, अनसिंकेबल। तो चलिए इसे समझते हैं कि कैसे सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद ये अजय माना जाने वाला जहाज इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी बन गया। हाँ, और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन केवल ये जानना नहीं है कि जहाज कैसे डूबा। बिल्कुल नहीं। ध्रुव राठी के वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट और उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से खंगालते हुए आज हम उन मानवीय गलतियों, व्यापारिक दबावों और तकनीकी खामियों की परतों को खोलेंगे। उन्हीं गलतियों ने 1500 से ज्यादा लोगों को ठंडे समंदर की जल समाधि में धकेल दिया था। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ये जहाज कितना विशाल था? अगर स्रोत के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहाज 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। बाप रे, 53 मीटर ऊंचा! हाँ, ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी, बल्कि पानी पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था। उस समय इसे बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था। और अगर आज की महंगाई दर के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब $400 मिलियन बैठती है। बिल्कुल, और अंदर की सुविधाएं तो पूछिए मत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने 5 स्टार होटल को समंदर में उतार दिया हो। मैंने पढ़ा था कि उसमें गर्म पानी का स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट। समंदर के बीच स्क्वाश कोर्ट, मतलब हद है। और यहाँ तक कि 4 अलग-अलग लग्जरी रेस्तरां भी थे। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए जो कैबिन बनाए गए थे, वो किसी शाही महल से कम नहीं थे। यहाँ एक एनालॉजी दी जा सकती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज के दौर में कोई बहुत बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करे। अच्छा। हाँ, और पूरे गर्व से दुनिया के सामने दावा करे कि इसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। और इसी अति आत्मविश्वास के नशे में वे अपने सिस्टम में बेसिक एंटीवायरस या सिक्योरिटी फायरवॉल लगाना ही भूल जाएं। शुरुआत में ये घमंड बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी असीमित भव्यता ने एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म दिया था। वो कैसे? देखिए, व्हाइट स्टार लाइन जो इस जहाज को बनाने वाली और ऑपरेट करने वाली कंपनी थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने ये दावा कर दिया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। अच्छा, तो ये दावा सीधे टॉप मैनेजमेंट से आया था? बिल्कुल। अब जब कंपनी का शीर्ष प्रबंधन ही ऐसा दावा कर रहा हो, तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। इसने क्रू मेंबर्स से लेकर यात्रियों तक सबके दिमाग में सुरक्षा की ऐसी गहरी भावना पैदा कर दी कि किसी ने आपात स्थिति के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। एकदम सही। इसे एक सिस्टमैटिक कंप्लेसेंसी कहा जा सकता है, जहां हर कोई ये मानकर बैठा था कि चाहे जो हो जाए वो पूरी तरह सुरक्षित है। जब कोई ये मान लेता है कि वो अजय है, तो वो उन छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है जो असल में किसी बड़े खतरे का संकेत होती हैं। और टाइटैनिक के मामले में तो प्रकृति लगातार चेतावनियां दे रही थी। मतलब ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। हाँ, वो तो अनदेखी चेतावनियों का एक पूरा सिलसिला था जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 12 अप्रैल से ही, यानी सफर शुरू होने के महज 2 दिन बाद से ही, 2 दिन बाद से ही जहाज के रेडियो ऑपरेटरों को रास्ते में बर्फ के विशाल पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनियां मिलने लगी थीं। और 14 अप्रैल के दिन तो हद ही हो गई। उस एक दिन में आसपास के जहाजों से 7 अलग-अलग चेतावनियां मिली। 7 चेतावनियां कि आगे का पूरा रास्ता बर्फ से अटा पड़ा है। हाँ, 7 चेतावनियां। लेकिन इसके बावजूद जहाज की गति कम नहीं की गई। उसे 21.5 नॉट्स की स्पीड पर रखा गया, जो कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड होती है। पर एक मिनट रुकिए जी। कैप्टन स्मिथ का तजुर्बा दशकों का था ना, वे कोई नौसिखिए तो थे नहीं।
बिल्कुल, वो बहुत अनुभवी थे। तो जब लगातार 7 रेडियो चेतावनी आ रही हो और पता हो कि आगे बर्फ का तूफान है, तो एक 62 साल का अनुभवी कैप्टन जहाज की गति कम क्यों नहीं करेगा? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या पर्दे के पीछे कोई और दबाव काम कर रहा था? बहुत ही वाजिब सवाल है। इस सवाल का जवाब उस समय की व्यापारिक होड़ और कंपनी की अंधी महत्वाकांक्षा में छिपा है। जहाज पर व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी सफर कर रहे थे। जोसेफ ब्रूस इसमें है ना? हाँ, जोसेफ ब्रूस इसमें। उनका कैप्टन स्मिथ पर भारी दबाव था। उस समय अटलांटिक महासागर पार करने वाले जहाजों के बीच गति को लेकर एक भयंकर कंपटीशन चलता था। अच्छा, तो ये सब रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हो रहा था? बिल्कुल। इसमें चाहते थे कि ये सफर 6 दिन के भीतर पूरा हो जाए, ताकि वे न्यूयॉर्क पहुंचकर मीडिया के सामने एक नया रिकॉर्ड पेश कर सकें। वे दुनिया को ये साबित करना चाहते थे कि उनका जहाज सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे तेज भी है। मतलब सुरक्षा से ज्यादा पीआर स्टंट और अखबारों की सुर्खियों की चिंता थी। लेकिन कैप्टन तो जहाज का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, उसे एक बिजनेसमैन की बात क्यों माननी पड़ी? तकनीकी रूप से कैप्टन ही सर्वोच्च होता है, लेकिन जब आपका बॉस, जिसने उस जहाज को बनाने में करोड़ों डॉलर लगाए हों, आपके ठीक पीछे खड़ा हो, तो दबाव बहुत वास्तविक होता है। हाँ, ये बात तो है। एक घटना इस बात को और पुख्ता करती है। 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के करीब कैप्टन स्मिथ ने बर्फ की एक चेतावनी वाली पर्ची जोसेफ ब्रूस इसमे को दिखाई। शायद ये समझाने के लिए कि गति कम करना जरूरी है। हाँ, लेकिन पता है इसमे ने क्या किया? क्या? इसमे ने वो पर्ची अपनी जेब में रख ली। वो नहीं चाहते थे कि बाकी क्रू या यात्रियों में ये बात फैले और जहाज की गति धीमी करने का दबाव बने। अरे बाप रे, ये सच में खौफनाक है। आप एक $400 मिलियन की मशीन चला रहे हैं जिसमें हजारों जानें मौजूद हैं, और आप एक चेतावनी की पर्ची जेब में छुपा लेते हैं। वही तो। और ये तेज गति और कम विजिबिलिटी का घातक मिश्रण सीधे 14 अप्रैल की उस भयानक रात की ओर ले जाता है। स्रोत बताता है कि रात का समय था, आसमान में चांद नहीं था और समुद्र एकदम शांत था। और चांद की रोशनी न होने के कारण समुद्र में विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। बिल्कुल। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर बने क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का क्रू मेंबर ड्यूटी पर था। कड़ाके की ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उसकी आंखों से पानी आ रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उनके पास दूरबीन तक नहीं थी। दूरबीन नहीं थी इतने बड़े जहाज पर? नहीं थी, क्योंकि दूरबीन जिस लॉकर में रखी थी उसकी चाबी साउथहैम्पटन में ही किसी दूसरे ऑफिसर के पास रह गई थी। क्या मजाक है! सच में। इसलिए फ्रेडरिक फ्लीट सिर्फ अपनी नंगी आंखों से उस घने अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर रात 11:39 बजे फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक अपने ठीक सामने एक विशालकाय परछाई देखी, जो कि वो भीमकाय हिमखंड था। हाँ, उसने तुरंत 3 बार खतरे की घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। और फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी मानवीय भूल हुई है ना? मैंने पढ़ा था कि स्टीयरिंग घुमाने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। जी हाँ, और ये भूल उस वक्त के स्टीयरिंग सिस्टम और पैनिक का मिलाजुला परिणाम था। स्टीयरिंग व्हील पर जो शख्स मौजूद था, रॉबर्ट हिचिंस, वो उस अचानक आए खतरे से घबरा गया, पैनिक कर गया। बिल्कुल। जब उसे बाईं ओर मोड़ने का आदेश मिला तो उस भारी पैनिक की स्थिति में उसने जहाज का व्हील दाईं ओर, यानी सीधे उस हिमखंड की तरफ घुमा दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई बाईं ओर का आदेश सुनकर दाईं ओर क्यों मुड़ेगा? इसके पीछे एक ऐतिहासिक और यांत्रिक कारण है। उस दौर में समुद्री जहाजों में टिलर ऑर्डर्स का भी इस्तेमाल होता था। टिलर ऑर्डर्स? वो क्या होता है? पुरानी नावों की तरह, जहां अगर आप हैंडल दाईं ओर घुमाते हैं तो नाव बाईं ओर मुड़ती है। एक घबराहट के पल में हिचिंस का दिमाग शायद उसी पुरानी ट्रेनिंग पर चला गया। ओह, तो जब तक फर्स्ट ऑफिसर ने उसकी गलती देखी और उसे सुधारा गया, तब तक कीमती सेकंड बर्बाद हो चुके थे। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टील से बना कितना विशाल जहाज सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े से टकराकर कैसे टूट सकता है। हाँ, बहुत लोग यही सोचते हैं। लेकिन हम यहाँ किसी छोटे हिमखंड की बात नहीं कर रहे हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा हजारों टन लोहे का ढांचा जब 1.5 मिलियन टन ठोस बर्फ से टकराता है तो बर्फ नहीं टूटती, लोहा मुड़ जाता है। सही कहा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर सड़क पर कोई तेज रफ्तार भारी कार किसी सदियों पुराने मजबूत पेड़ से टकरा जाए तो पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, कार के ही पर कच्चे उड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही भौतिकी है।
ठीक 11:40 पर जहाज का अगला हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, उस विशालकाय आइसबर्ग से टकराया। और वो कोई सीधी टक्कर नहीं थी, है ना? नहीं, सीधी टक्कर नहीं थी। जहाज उस बर्फ के पहाड़ से रगड़ता हुआ आगे बढ़ा। ये रगड़ पूरे 10 सेकंड तक चली। बाप रे, 10 सेकंड का घर्षण! हाँ, और उस 10 सेकंड के घर्षण ने जहाज के निचले हिस्से के स्टील प्लेट्स को मोड़ दिया और रिवेट्स को तोड़ दिया, जिससे पानी अंदर आने के लिए छोटे छोटे लेकिन कई सुराख बन गए। बिल्कुल। और यहीं पर उन तथाकथित अनसिंकेबल दावों की इंजीनियरिंग की पोल खुल जाती है। हाँ, जहाज में सुरक्षा के 2 मुख्य उपाय थे जिन पर कंपनी को इतना घमंड था। हाँ, पहला डबल बॉटम हल और दूसरा 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। तो ये दोनों उपाय उस रात पूरी तरह से विफल कैसे हो गए? इसके पीछे बहुत ही बुनियादी इंजीनियरिंग की चूक थी। डबल बॉटम हल यानी जहाज की दोहरी परत सिर्फ जहाज के निचले हिस्से में दी गई थी। मतलब सिर्फ तल में? हाँ, किनारों पर नहीं। हाँ, किनारों पर केवल सिंगल लेयर थी। और क्योंकि जहाज आइसबर्ग से साइड से रगड़ खाया था, इसलिए वो डबल बॉटम किसी काम नहीं आया। कमाल है। और वो 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, उनका तो दावा था कि अगर पानी भर भी जाए तो जहाज सुरक्षित रहेगा। उन कंपार्टमेंट्स का डिजाइन ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो कैसे? जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर सामने के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा, लेकिन उस 10 सेकंड की रगड़ ने एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को खोल दिया था। लिमिट 4 की थी और 6 खुल गए। हाँ, और अब समस्या ये थी कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऊपर से सील नहीं थे। ये आइस क्यूब ट्रे की तरह थे। आइस क्यूब ट्रे मतलब जो फ्रिज में होती है? बिल्कुल वही। जब सामने के कंपार्टमेंट्स में पानी भरा तो जहाज का अगला हिस्सा भारी होकर नीचे झुकने लगा। जैसे ही वो झुका, पानी एक कंपार्टमेंट के ऊपर से छलककर दूसरे में और फिर तीसरे में जाने लगा। एकदम सही। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम किसी आइस क्यूब ट्रे को एक तरफ से झुका दें तो पानी सारे खानों में भर जाता है। बिल्कुल। जब जहाज के मुख्य आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और कैप्टन स्मिथ ने नीचे जाकर मुआयना किया और देखा कि 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है, तो गणित बिल्कुल साफ था। वो समझ गए होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एंड्रूज ने तुरंत कैप्टन स्मिथ को बता दिया कि ये जहाज अब 1 से 2 घंटे के भीतर समंदर की गहराई में होगा। उस पल वो अनसिंकेबल का घमंड चकनाचूर हो चुका था। ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। ऊपर फर्स्ट क्लास के यात्री गर्म कमरों में वाइन पी रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, और नीचे जहाज बनाने वाले को पता चल चुका है कि मौत बस कुछ ही घंटे दूर है। बहुत ही भयानक स्थिति थी। रात 12 बजे जहाज के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने संकट का संकेत यानी SOS भेजना शुरू किया। 12:20 पर कारपेथिया नाम के एक जहाज ने इस संदेश का जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जहाज वहां से 107 किलोमीटर दूर था। हाँ, अपनी पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद उसे पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगने वाले थे। और यहाँ इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और हताश करने वाला हिस्सा सामने आता है। वहां एक और जहाज मौजूद था, SS कैलिफोर्नियन। SS कैलिफोर्नियन, वो कितनी दूर था? ये जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। ये इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक से उसकी रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ 37 किलोमीटर? तो फिर वो बचाव के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने रात 11:15 पर ही अपना रेडियो सिस्टम बंद कर दिया था और वो सोने चला गया था। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? उस दौर में जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो चालू रखने का कोई कानून नहीं था। जहाज बर्फ के कारण रात भर के लिए रोक दिया गया था। लेकिन जब टाइटैनिक डूबने लगा तो उसके क्रू ने आसमान में डिस्ट्रेस फ्लेयर्स यानी सफेद रॉकेट्स दागे थे ताकि पास का कोई जहाज उन्हें देख सके। क्या कैलिफोर्नियन के क्रू ने वो रॉकेट्स नहीं देखे? उन्होंने बिल्कुल देखे। क्रू ने उन सफेद रॉकेट्स को आसमान में फटते हुए देखा और तुरंत अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इसकी सूचना दी। तो फिर कैप्टन लॉर्ड ने कुछ किया क्यों नहीं? कैप्टन लॉर्ड ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने ये सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि शायद टाइटैनिक पर सवार अमीर लोग कोई जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। ये बात सुनकर सच में भयानक गुस्सा और बेबसी महसूस होती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी पड़ोसी के घर से धुआं और आग की लपटें उठती ही दिखाई दें और लोग फायर ब्रिगेड को बुलाने के बजाय सोचें कि अरे वो तो रात में बारबेक्यू पार्टी कर रहे होंगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जबकि असल में अंदर लोग जल रहे हों। अगर उस कैप्टन ने थोड़ी सी भी जिम्मेदारी दिखाई होती, अपना रेडियो ऑन करवाया होता, तो शायद उन 37 किलोमीटर की दूरी को पार करके सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी है। लेकिन मौतों का आंकड़ा सिर्फ बाहरी मदद न मिलने से नहीं बढ़ा।
और क्या कारण थे? जहाज के अंदर की अव्यवस्था और प्रशासनिक विफलता भी उतनी ही जिम्मेदार थी। सबसे बड़ी और जानलेवा विफलता लाइफ बोट्स की कमी थी। हाँ, मैंने सुना है लाइफ बोट्स बहुत कम थी। जहाज पर कुल 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थीं। और उन 20 बोट्स की कुल क्षमता भी सिर्फ 1200 लोगों की थी। मतलब अगर सब कुछ सही भी रहता तब भी 1000 लोगों के लिए बचने का कोई उपाय नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह भी कंपनी के उसी अहंकार का सीधा नतीजा था। उन्हें लगा कि जहाज तो खुद ही एक लाइफ बोट है, वो डूबेगा ही नहीं, तो डेक पर ज्यादा लाइफ बोट्स रखकर उसकी सुंदरता क्यों खराब की जाए। सुंदरता के लिए लाइफ बोट्स कम कर दी, हद है। और स्थिति को बदतर बना दिया यात्रियों की मानसिकता ने। जब पहली लाइफ बोट उतारी जा रही थी, जिसकी क्षमता 65 लोगों की थी, तो पता उसमें कितने लोग बैठे? कितने? केवल 28 लोग। बाकी लोग जहाज छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इस चमकते हुए विशाल जहाज पर ज्यादा सुरक्षित हैं, बजाय उस छोटी सी लकड़ी की नाव के। हाँ, जो अंधेरे और जमे हुए समंदर में लटक रही थी। समझ सकते हैं, उस पैनिक में फैसला लेना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और क्या ये बात कम हैरान करने वाली है कि कैप्टन स्मिथ ने उसी दिन सुबह होने वाली सेफ्टी ड्रिल को भी रद्द कर दिया था। सेफ्टी ड्रिल रद्द कर दी थी? क्यों? किसी को नहीं पता। अगर वो ड्रिल हुई होती तो शायद यात्रियों और क्रू को पता होता कि आपातकालीन स्थिति में अपनी लाइफ बोट तक कैसे पहुंचना है। लेकिन बिना किसी अभ्यास के वहां सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। और जैसे जैसे पानी भरता गया, जहाज का अगला हिस्सा भारी होकर समंदर में धंसने लगा और पीछे का हिस्सा, उसके विशाल प्रोपेलर्स, पानी से बाहर आसमान की तरफ उठने लगे। तब जाकर यात्रियों को असलियत का एहसास हुआ और जहाज पर भयंकर भगदड़ मच गई। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, है ना? जी। उसके बाद भी करीब 1500 लोग उस डूबते हुए जहाज पर फंसे रह गए थे। और फिर 2:20 पर वो विशाल ढांचा अपने ही वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। और कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। स्रोत बताता है कि जो 1500 लोग पानी में गिरे, उनकी मौत का कारण डूबना नहीं था। हाँ, वो डूबे नहीं थे। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में शरीर काम करना बंद कर देता है। ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। जब सुबह करीब 4 बजे कारपैथिया वहां पहुंचा, तब तक सिवाय तैरते हुए मलबे और शांत लाशों के कुछ नहीं बचा था। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इस एक त्रासदी ने पूरी दुनिया को नींद से जगा दिया। इसने समुद्री यात्रा के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया, टाइटैनिक से पहले और टाइटैनिक के बाद। एकदम सही बात है। इस हादसे के बाद 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना हुई, जो आज भी काम करता है और जहाज़ों को बर्फ के पहाड़ों की लोकेशन बताता है। और इसके अलावा सोलास नाम की अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी साइन हुई, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, है ना? जी। इस ट्रीटी ने ये अनिवार्य कर दिया कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी ही चाहिए, बिना किसी अपवाद के। और सबसे अहम बात, हर जहाज का रेडियो सिस्टम 24 घंटे चालू रहना चाहिए, ताकि एसएस कैलिफोर्नियन जैसी गलती दोबारा न हो। बिल्कुल। दशकों तक इस जहाज का मलबा समंदर में एक रहस्य बना रहा। फिर घटना के 73 साल बाद 1985 में जाकर ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलर्ड ने समुद्र की सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे उस मलबे को खोज निकाला। उन्होंने देखा कि जहाज के दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 600 मीटर की दूरी पर पड़े थे। हाँ। लेकिन आज उस मलबे की हालत क्या है? स्रोत बताते हैं कि समुद्र के गहरे दबाव, खारे पानी और खास तरह के बैक्टीरिया धीरे धीरे उस लोहे के मलबे को खा रहे हैं। जी, हेलोमोनास टाइटैनिकाए नाम के बैक्टीरिया। और वैज्ञानिकों का स्पष्ट मानना है कि 2030 तक ये पूरा ढांचा समुद्र के तल से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये सच में एक युग का अंत होगा। वैसे इंसानी फितरत भी कमाल की है। एक तरफ इतिहास नष्ट हो रहा है और दूसरी तरफ 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन अरबपति क्लाइव पामर ने घोषणा की कि वो टाइटैनिक 2 बनाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल जहाज की कॉपी। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी परवान नहीं चढ़ सका। हाँ, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि उस जहाज में 1912 की ऑथेंटिक फील देने के लिए वाईफाई और टीवी नहीं होगा, तो किसी ने टिकट खरीदने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। ये तो होना ही था। मतलब श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि हमें इतिहास का रोमांच तो चाहिए, उस त्रासदी को अनुभव तो करना है, लेकिन अपनी आधुनिक सुविधाओं से समझौता किए बिना। ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम ऐतिहासिक त्रासदियों को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन या फिल्म की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन
उन गलतियों से जो सबक मिलना चाहिए उसे असल जिंदगी में उतारने से कतराते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारे तथ्यों, तकनीकी चूकों और इंसानी फैसलों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? टाइटैनिक सिर्फ एक हिमखंड से टकराकर नहीं डूबा था। ये डूबा था इंसान के अति आत्मविश्वास से, मुनाफे और पीआर के भारी दबाव से, और उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने से जो बार बार चीख चीख कर खतरे का संकेत दे रही थी। बिल्कुल सही। ये प्रकृति और मशीन की लड़ाई नहीं थी। ये इंसानी घमंड और वास्तविकता के बीच की टक्कर थी, जिसमें जीत हमेशा वास्तविकता की होती है। ये घटना भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है कि तकनीक हमें कितनी भी ताकत दे दे, लेकिन प्रकृति के नियमों और सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और अब जब हम आज के इस विस्तृत चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो एक ऐसा विचार है जो स्रोत के उस आखिरी तथ्य से निकल कर आता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। कौन सा विचार? अभी हमने बात की कि 2030 तक समुद्र की गहराइयों में मौजूद वो विशाल ढांचा, वो भौतिक साक्ष्य उन बैक्टीरिया द्वारा पूरी तरह खा लिया जाएगा। इसके बाद वहां समंदर के तल पर कुछ नहीं बचेगा, कोई मलबा नहीं, कोई निशानी नहीं, सिर्फ खाली समंदर और किताबों में छपी कुछ पुरानी तस्वीरें। हाँ, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जब वो मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा तो क्या इस ऐतिहासिक